आज हम यहाँ 23 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 22 जनवरी 2026 को किस सरकारी योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो इसका जो सही जवाब है, सुकन्या समृद्धि योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक एक योजना को हम एलिब्रेट करते हुए चलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के सोनीपत से 2015 हरियाणा के सोनीपत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसमें बेटियों की शिक्षा और उनके लिंगानुपात को सुधारने की बात की गई थी। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के लिए है, जिसमें 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक वार्षिक जमा किया जाएगा और 21 वर्ष बाद वो पैसा वापस कर दिया जाएगा मैच्योरिटी पर। और इसमें जो है 14 वर्ष तक ये पैसा आप जमा कर सकते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में। सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ ही हुई थी। अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी जो घोषणा हो गई थी वो 15 अगस्त 2014 को ही हो गई थी। उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है वो 1 मई 2016 को हुई थी और ये बीपीएल फैमिली जो होती हैं उनके लिए एलपीजी कनेक्शन की बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान का हिस्सा है? तो जैसा कि हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था वो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था हरियाणा के सोनीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसी का हिस्सा सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को उनके अभिभावक 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं और 18 वर्ष की जब वो बालिकाएं मैच्योर हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो वो विवाह के लिए और उच्च शिक्षा के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों पर ही किया जा सकता है। वहीं हम अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया अभियान का जो शुरुआत हुआ था वो 1 जुलाई 2015 को हुआ था। भारत को सशक्त बनाने के लिए 2015 को हुआ था। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया की भी शुरुआत जो है ये 2015 में ही हुई है। और वहीं हम आत्मनिर्भर भारत का योजना की बात करें तो ये कोरोना काल टाइम पीरियड पर 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक चीज को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की बालिकाओं से संबंधित है? तो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो संबंध है वो 10 वर्ष से कम बालिकाओं की, 0 से 10 वर्ष। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि पीआईबी के अनुसार, यहाँ पीआईबी है, पीआईबी के अनुसार 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले किसका प्रेस रिव्यू आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है, झांकियों को सारी प्रेस रिव्यू के तौर पे शो ऑफ किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि 26 जनवरी 2026 को भारत में कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 77वां गणतंत्र दिवस होगा। गणतंत्र दिवस में जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो यूरोपीय परिषद के श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर होंगी। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि 22 जनवरी 2026 को आईएमएफ ने भारत की किस वर्ष की विकास दर का अनुमान बढ़ाया है? तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो अनुमान दर है उसको बढ़ाया है। अगर हम आईएमएफ की बात कर लें तो आईएमएफ की स्थापना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ही क्वेश्चन अभी
पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। आईएमएफ की स्थापना 1944 में और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के 1944 में हुआ था, उसी के आधार पर हुआ था और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि आईएमएफ के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो जैसा कि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिपोर्ट पहले भी आई थी, तो 7.3% इसकी अनुमानित वृद्धि दर रही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि आर्थिक समाचारों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत किससे मिला है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। उच्च आवृत्ति आर्थिक संकेत से ये संकेत प्राप्त होते हैं। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के को पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हरा दिया। तो इस तरीके के सवाल नहीं आता पहले, दूसरे, तीसरे। ये था कि 5 मैचों की सीरीज हो रही है। ठीक है, 5 मैचों की सीरीज है T20 और ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हो रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो न्यूजीलैंड हो गया, बशर्ते ये 5 मैचों की सीरीज है। हालिया आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार भारत की आर्थिक मजबूती का सबसे विश्वसनीय संकेत निम्न में से कौन सा माना गया है। तो इसका जो वही सेम उच्च आवृत्ति आर्थिक संकेतक को माना गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में विदर्भ ने कौन सी क्रिकेट ट्रॉफी जीती है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कई तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 22 जनवरी 2026 को किस संवैधानिक संस्था ने पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध हलफनामा दायर किया है। तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए हलफनामा दायर किया है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है, भाग 15 में यह आता है। अगर हम कैग की बात कर लें तो कैग का जो अनुच्छेद है वो 148 से लेकर 151 तक में कैग की चर्चा की गई है और कैग जो है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है। ये भाग भी याद रखेंगे। ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक की गई है और ये भी भाग 5 के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम वहीं संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो अनुच्छेद है वो 315 है, आर्टिकल 315 में है। ठीक है। लेकिन अगर हम अखिल भारतीय सेवा की बात करें, अखिल भारतीय सेवा उसका जो अनुच्छेद है अखिल भारतीय सेवा का वो 312 है। इस तरीके से एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि यह हलफनामा किस राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित था। तो जो हलफनामा चुनाव आयोग ने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये पश्चिम बंगाल की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी से संबंधित था। आज का हमारा अगला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2026 के पूर्व राज्यों की झांकियों के चयन का दायित्व किस संस्था या मंत्रालय को दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में जो झांकियां दिखाई जाती हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रक्षा मंत्रालय की होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईएमडी, यहाँ पर आईएमडी लिखा हुआ है, आईएमडी ने 22 जनवरी 2026 को किन क्षेत्रों में शीतलहर मौसम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के लिए ये सारी चेतावनी जारी की गई थी। अगर हम आईएमडी की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईएमडी की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। ये बात ध्यान देने वाली। आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 को और आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अरब सागर में गुजरात तट के पास किस असामान्य घटना की रिपोर्ट आई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इस तरीके की घटना एकदम नई नई हुई है और इसमें समुद्र में उबाल और बुलबुले की घटना जो है ये सामने आई है। 22 जनवरी 2026 को किस शहर की खराब AQI लिखा है, AQI रिपोर्ट आई हुई है। तो दिल्ली की आई थी जो कि काफ़ी ख़राब थी और बहुत ही हाल फिलहाल में चर्चा में था। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पीआईबी के अनुसार प्रधानमंत्री ने हाल में किस भाषा में प्रेरणादायक संदेश को साझा किया है। तो इसका जो जवाब है
वो है कुछ बातें इन्होंने संस्कृत में बोली हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो संस्कृत में इस भाषा को उन्होंने साझा किया है। उत्तर भारत में शीतलहर के दौरान आईएमडी द्वारा प्रयुक्त ऑरेंज अलर्ट का क्या मतलब है? तो कई तरीके के येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट है, इस तरीके के अलर्ट जारी किए जाते हैं आईएमडी के द्वारा। तो इस ऑरेंज अलर्ट का मतलब सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। और जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो उसमें गंभीर चेतावनी होती है और सब नागरिकों को एकदम से अलर्ट मोड में कर दिया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि कैट ने, यहाँ कैट है, कैट सेंट्रल आर्बिटर ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को जीडीपी के पैनल पुनः भेजने का निर्देश दिया? यहाँ पर जीडीपी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जो वो पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरीके से अब हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि आज वहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को मजबूत किया है? तो हम ये जानते हैं और ये कल भी हमारे क्वेश्चन था कि स्थानीय कारीगरों व उनके प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। अगर हम ओडीओपी की बात करें तो इसमें एक जिला एक उत्पाद को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद इन उत्पादों को नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रमोशन किया जाता है ताकि वो बेहतर से बेहतर मार्केट में जा सके। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति पर बल दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो अक्षय ऊर्जा की क्षेत्र में, मतलब सभी क्षेत्र में हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया में भी हो रहा है, रक्षा उत्पाद, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा सही होगा उस समय एग्जाम के अंदर। तो अक्षय ऊर्जा नीति पर भी बल दिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस नदी परियोजना योजना में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया है? तो दो तरीके की नदी का पुनरुद्धार हो रहा है। एक हमने गोमती पढ़ा है, तो यहाँ पर सिंचाई परियोजना और क्षमता की बात हो रही है, तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि 22 जनवरी 2026 के आसपास उत्तर प्रदेश में क्या वही शीतलहर और घने कोहरे के कारण काफी चर्चा में रहा है? आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्कूल चलो अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना स्कूल चलो अभियान का प्रमुख उद्देश्य। स्कूल चलो अभियान की अगर हम बात करें तो स्कूल चलो अभियान को 2002 में चालू किया गया था, लेकिन पुनः यूपी सरकार ने जब नई सरकार बनी है 2017 में, तो इस अभियान को फिर से चालू किया गया है 2017। तो उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर ये पूछे तो 2017 है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में पूछे तो 2002 है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर में एक्सप्रेसवे औद्योगिक कनेक्टिविटी के कारण चर्चा रही है? तो ये हम जानते हैं कि ये चर्चा जो रही है नोएडा में रही है, एक्सप्रेसवे औद्योगिक कनेक्टिविटी के कारण। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन रोजगार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन रोजगार पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। अगर हम मिशन रोजगार की बात करें तो मिशन रोजगार जो है वो 5 दिसंबर वर्ष 2020, 5 दिसंबर वर्ष 2020, ये सारी डेटें सब कुछ एक जगह नोट कर लेना ताकि सीक्वेंस में जो पीसेस में लगाए जाते हैं आसानी रहे। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन हेतु आयोजित होने वाला प्रमुख सम्मेलन कौन सा है? निवेश प्रोत्साहन के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रतिवर्ष किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में
किस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर हम अब इन लोगों को देख लें, मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश में कब चालू हुई? तो मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश में 2018 में चालू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर हम शहरी की बात करें तो शहरी जो है वो 2015 में चालू होती है, 25 जून 2015 को। अगर वहीं ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण जो है वो 2016 में चालू होती है। ये इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रामीण, एक मिनट, अगर हम इसकी बात करें मुख्यमंत्री आवास योजना की 2018 में उत्तर प्रदेश में चालू हुई, ठीक है। शहरी की बात करें प्रधानमंत्री शहरी की तो 25 जून 2015 को चालू होता है, ठीक है। अगर हम ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो 1 अप्रैल 2016 को ये चालू होती है, ठीक है। अगर हम वहीं अमृत योजना की बात करें तो अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को होती है, ठीक है। और वहीं हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसकी भी शुरुआत 2015 में ही होती है। इस तरीके से आज हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। धन्यवाद।